गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास नौटियाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के क्रम में आज हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसे हम क्रांतिकारी आंदोलन कह रहे हैं। सबसे पहला बिंदु तो क्रांतिकारी आंदोलन का ये है कि इसके नामकरण को लेकर बात करनी है। ये क्रांतिकारी आंदोलन है या आतंकवादी आंदोलन है या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है। सबसे पहले तो नामकरण को लेकर बात आती है। अब इसका अध्ययन, एक बात इसमें यह है कि कह दिया जाता है कि ये वो लोग थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी लीडरशिप पर इतना प्रकाश नहीं डाला गया या नहीं डाला जा सका जितना कांग्रेस की उस लीडरशिप पर डाला गया जो सबके सामने आई और जो मुख्य धारा की लीडरशिप थी या आंदोलन की लीडरशिप थी। अब यहां पर हम जब आंदोलनों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जो अन्य धाराएं हैं, एक तो मुख्य धारा है जो कांग्रेस की धारा है राष्ट्रीय आंदोलन की, उसके अलावा जो अन्य धाराएं हैं, जो वैकल्पिक धाराएं हैं, अन्य धाराएं हैं, उनमें किसान आंदोलन भी है, जनजातीय आंदोलन भी है, क्रांतिकारी आंदोलन भी है और वामपंथियों का आंदोलन भी है। ये सारे वो हैं जो कि कांग्रेस के पैरेलल में चल रहे हैं। ये कांग्रेस से संबंधित हैं भी और कई बार उनसे अलग भी हैं। इसलिए इन पर अध्ययन करने का जो तौर तरीका है, आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी जगहों पर इससे संबंधित स्टडी सेंटर बने हैं। क्रांतिकारी अध्ययन केंद्र जैसे भगत सिंह स्टडी सेंटर है, यूजीसी की तरफ से इस तरह के स्टडी सेंटर्स बनाए जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। इसलिए अब तो इस पर बहुत काम होने लगा है। अब हम इसी बिंदु के अंतर्गत हम थोड़ा सा पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हम बात कैसे करेंगे, इसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, क्रांतिकारी आंदोलन, तो सबसे पहले इनके नामकरण की बात करें, फिर उसके बाद इसके दर्शन और चिंतन की बात करें। क्या था इन लोगों का दर्शन, क्या था इन लोगों का चिंतन? क्या वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल जुदा थे ये लोग? क्या था इस आंदोलन का कारण, क्या कारण थे इसके? क्या थे इन लोगों के कार्यक्षेत्र? कहां कहां मुख्य रूप से ये हुए? और एक बात, चाहे हम इसको कारण के साथ यहीं पे ले लें कि चरण क्या क्या रहे इसके, या इसके साथ ले सकते हैं, दर्शन के साथ ले सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। चरण क्या रहे? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारतीय समाज और संस्कृति में इसका प्रभाव क्या रहा, इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। तो पहली बात तो यह है कि इसका नोमेनक्लेचर को लेकर के बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक तरह का वैकल्पिक आंदोलन था, ये एक तरह से वो आंदोलन था जिस पर बात कम की गई, चर्चा कम की गई, क्योंकि ये माना गया कि जो कांग्रेस का आंदोलन है वो अहिंसा पर आधारित है। कांग्रेस के आंदोलन को, गांधी जी के आंदोलन को ये कहा गया कि उन्होंने अहिंसा से, सत्याग्रह से इस आंदोलन को खड़ा किया, पश्चिम के विरुद्ध, ब्रिटेन के विरुद्ध, और उसको जीता। पश्चिम के हथौड़ों से ही पश्चिम की बेड़ियों को काट डाला, सत्याग्रह के आधार पर, अहिंसा के आधार पर। तो क्या भारत सदैव अहिंसक देश था? क्या भारत में सदैव केवल सत्याग्रह रहा? क्या हिंसा नहीं रही? इतिहास गवाह है इस बात का भी कि यहां हिंसा भी रही है। तो दूसरी बात ये आती है कि एक शब्द आया जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। यहां पर फिर वही प्रश्न आता है सामने कि वस्तुनिष्ठता पक्षपात क्या कहता है। जब हम अंग्रेजों की तरफ से अध्ययन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इनका रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। अब तो बहुत तरह का रिकॉर्ड्स आ गए हैं, भगत सिंह की खुद की किताबें हैं, क्रांतिकारियों की खुद की बहुत सी किताबें आ गई हैं, उनसे संबंधित चिंतन बहुत सारा हमारे पास मौजूद है। तो
आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश शासन के एसपी की हत्या करेगा, डीएम की हत्या करेगा, गवर्नर जनरल या किसी गवर्नर पर गोली चलाएगा, तो ब्रिटिश शासन उसको क्या कहेगा? जो कहेगा वो ये है, ये आतंकवादी है। इसलिए ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में टेररिस्ट शब्द है। तो टेररिस्ट उनके यहां पर है, लेकिन हमारे यहां नहीं है। यहां पर मैं आपको विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कि टेररिस्ट में और स्वतंत्रता सेनानी में फर्क होता है, क्रांतिकारी में फर्क होता है। जो टेररिस्ट होता है वो हिंसा करता है, और हिंसा में वो निर्दोष लोगों को भी मारता है। जैसे कि आज के युग में हम देखते हैं, चाहे नक्सली करते हैं, चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कश्मीर और पाकिस्तान में जहां भी ऑपरेट हो रहे हैं, वहां पर वो जिन लोगों की हत्या करते हैं वो निर्दोष होते हैं। हमारे पास क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत, इस आंदोलन के अंतर्गत शायद ही कोई एग्जाम्पल हो जब उन्होंने निर्दोष व्यक्ति की हत्या की हो। हाँ, एक जगह कनेडी बम कांड में जरूर ही हुआ था, और वहां इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जिसको मारने चले थे वो नहीं मर पाया। किंग्सफोर्ड बम कांड कहते हैं उसको, 1908 का, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो बात ये, प्रश्न ये पैदा होता है कि ये ब्रिटिश दस्तावेज, अंग्रेजों के दस्तावेज, तो उनको आतंकवादी ही कहेंगे। एक दूसरा जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती रही वो शब्दावली है कि आतंकवादी राष्ट्रवाद, या क्यों कहें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद। लेकिन इस शब्द को लेकर भी थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं, जब हम सोशलिज्म को पढ़ते हैं, तो वो एक हाइट उनके थॉट में ये आती है कि एक टाइम के बाद उनके लिए राष्ट्रवाद भी छोटा पड़ता है। तो कुछ किताबों में आप और कुछ थॉट प्रोसेस में आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग भी मिलता है। और एक सामान्य शब्दावली यह है कि ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्रांतिकारी आंदोलन, निसंदेह क्रांतिकारी आंदोलन एक अपने आप में ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। यह शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन। अब इस बिंदु पर आते हैं कि इस आंदोलन का चिंतन क्या रहा, चरण और चिंतन। दरअसल जब हम चिंतन को देखना की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं पीछे से, क्योंकि जब चिंतन को निकालना होगा, उनके दर्शन को निकालना होगा, तो उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उनके विचारों का अध्ययन करना पड़ेगा। और इन विचारों के अध्ययन करने के लिए हमको पीछे 19वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। फड़के और चापेकर बंधु, क्या सोच थी इन लोगों की। ये जैसे चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या कर दी, एमएस की हत्या कर दी, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और हत्या करके आप क्या करना चाहते हैं? एक तरह का की दहशत, एक तरह का ध्यान आकर्षित करना। किस बात पे ध्यान आकर्षित करना? आप गलत कर रहे हो। प्लेग के दौरान की बात है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे और उनकी तरफ से जो फोर्सेस आती थी, वो आम लोगों के साथ कई बार दुर्व्यवहार करते थे, और उसके विरोध में इन लोगों ने ये गतिविधि की। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि चापेकर बंधु या फड़के के पास कुछ ऐसा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पिस्तौल और बम की राजनीति से
अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उनको डराना यह चाहते हैं कि आप ऐसा न करें। हम सजग हैं। जब हम 20वीं शताब्दी में आते हैं तो 20वीं शताब्दी के खास करके अगर मैं डिमार्केशन लाइन अगर खींचूं तो 1917 में जब रूस की क्रांति हो गई, क्योंकि हम यहाँ कारणों की चर्चा करेंगे तो वहां पर एक बिंदु आता है कि जो रूस में निहिलवादी आंदोलन था, निहिलिस्ट मूवमेंट ऑफ रशिया, ये जार और उसके अधिकारियों को मारकर, क्योंकि ये निरंकुश लोग हुआ करते थे, इनको मारकर उस सत्ता को समाप्त कर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और उस शोषण को रोकना चाहते थे। तो इस निहिलवादी चिंतन का असर भारतीय क्रांतिकारियों पर शुरुआत में बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं 1917 की बात करते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा भी आ गई। आप देखेंगे कि भगत सिंह, उन पर सबसे ज्यादा इस मार्क्सवाद का ही असर था। जब उनको फांसी हुई तो उस वक्त भी वो लेनिन को पढ़ रहे थे, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे, तो वहां पर उनकी सोच में अंतर आया है। तो यहां पर दर्शन, जैसे हम भगवती चरण बोरा की बात करते हैं, उन्होंने बुक लिखी द फिलॉसफी ऑफ बम। बम का दर्शन क्या है? बम मतलब हिंसा से मतलब है। बम प्रतीक है क्रांति का। जैसे हम बात करते हैं, भगत सिंह लिखते हैं व्हाई आई एम थीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। लगता है मैं नास्तिक क्यों हूं, पर उनका जो असर है वो इस मार्क्सवादी सोच के अंतर्गत ही आया है। तो जो द्वितीय चरण है, यानी पहला चरण अगर हम 1917 से पहले को मान लें तो इस चरण में जो क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं, या यूं कहें कि उद्देश्य ब्रॉड नहीं हैं। वो चाहते क्या हैं? क्या वो देश को आजाद करना चाहते हैं? क्या वो अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहते हैं? ये वाला उद्देश्य इनके पास नहीं है। जबकि 1917 के बाद हम कहते हैं तो इन्होंने, क्रांतिकारियों ने अपना एक उद्देश्य दिया। जैसे अगर हम उनके पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, भारत नौजवान सभा, HRA, HSRA, ये सारे वो संगठन हैं जो मार्क्सवाद समाजवादी चिंतन पर बेस्ड हैं। इसीलिए उन्होंने बात की कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। कैसी मुक्ति चाहिए? ये नहीं हो कि गोरे साहब जाएं और भूरे साहब आ जाएं। वो एक ऐसा, जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत समाजवादी होगा, यानी इन जो नए लड़के हैं, ये इनके दिमाग में पिक्चर है किस चीज का? भारत की तस्वीर है, भविष्य के भारत की मेरे पास क्या तस्वीर है, ये इनके पास है। तो दूसरे चरण में ये वेल डिफाइंड है अपने उद्देश्यों को लेकर के कि हम करना क्या चाहते हैं। उसके लिए वो आर्म्ड भी हो रहे हैं, उसके लिए वो वैचारिक रूप से प्रबल और सबल भी हो रहे हैं। तो ये इस पैटर्न में इनका पार्ट हमको दिखाई देता है। अब इसमें कारणों की जब चर्चा करते हैं कि कारण क्या रहे, कारण देखिए, कारण वैसे सदैव मल्टीपल होते हैं, लेकिन यहां पर हम दो रूपों में कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम आंतरिक रूप से करते हैं, भारत की आंतरिक स्थिति क्या थी, और दूसरा जो बाहरी स्थिति थी वो क्या थी। दरअसल मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी आंदोलन दिखाई देता है वो क्रांतिकारी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान या इसके उपरांत हमको दिखाई देता है। ये वो पीरियड है जब भारतीय राजनीति में उदारवादी युग का अंत हो रहा है और उग्रवादी युग प्रारंभ हो रहा है, जिसे हम बाल लाल पाल का युग कहते हैं, अरविंद घोष का युग कहते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह है
कि ये जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, ये उग्र राष्ट्रवादी वैचारिक रूप से उग्र हैं, इनमें हिंसा नहीं है। दरअसल यहां पर यह बात भी समझने की है कि क्या उग्र राष्ट्रवादी, क्या उनको हम क्रांतिकारी कह रहे हैं? क्या ये क्रांतिकारी वो लोग हैं? दरअसल हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय को भगत सिंह और उनकी टीम के लोग गुरु मानते थे। ये प्रेरित तो वहां से हैं, प्रेरित तिलक से हैं, या लाला लाजपत राय से हैं, या बिपिन चंद्र पाल से हैं, या अरविंदो घोष से हैं, लेकिन इन्होंने रास्ता हिंसा का अपना लिया, पिस्तौल एवं बम की राजनीति। आंतरिक कारण में जब जो संवैधानिक जो सुधार हो रहे थे, उन संवैधानिक सुधारों में क्या हो रहा है कि जो सफलता आपको चाहिए थी वो सफलता नहीं मिल पा रही है, जो सुधार आपको चाहिए थे वो सुधार आपको नहीं मिल पा रहे हैं। 1885 से लेकर के 1905 के बीच का जो भारत का घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम, वो पृष्ठभूमि बनती है क्रांतिकारी आंदोलन के उत्कर्ष की। इसमें वो लोग भी हैं, कर्जन जैसे और लिटन जैसे लोग भी हैं, जिन लोगों की जो नीतियां थी वो रिएक्शनरी थी, कंजर्वेटिव थी। भारत और भारतीयों के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता था। और ये युवा निसंदेह, जब हम बात करेंगे बाहरी कारणों की, जब ये लोग बाहर जाते थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाहर होती थी। इंग्लैंड में, यूरोप के शहरों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, और बहुत सारी जगहों में ये लिखा होता था इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो प्रतिष्ठा को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। जब हम बाहरी कारणों को और भी देखते हैं, तो जैसे उदाहरणार्थ दो इंपॉर्टेंट घटनाएं इस वक्त हुई हैं। एक तो इटली ने जब अब्सीनिया पर आक्रमण किया, जिसको इथोपिया कहा जाता है, तो इटली हारता है। यानी ये एक भ्रम टूटा कि कोई एशियाई देश या अफ्रीकी देश भी यूरोप वालों को पराजित कर सकता है। जब हम सोवियत संघ नहीं कहें बल्कि रूस कहें, रूस में बेल्शेविक क्रांति होती है 1904-05 में, और इस बेल्शेविक क्रांति का भी यहां असर आता है। जापान ने, जिसको हम एशियाई बौना कह देते थे, उस एशियाई बौने ने रूसी भालू को पराजित कर दिया 1904-1905। 1903 से तो प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये हारते हैं। यानी ये जो एक भ्रम था कि ये जो यूरोप के लोग हैं ये सबसे शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, एशिया और अफ्रीका के लोग इनको पराजित नहीं कर सकते। यूरोप की जगहों पर बहुत से शहरों में ऐसे लोग केंद्र बनाने लगे थे, जैसे श्यामाजी कृष्ण वर्मा, जिन लोगों पर आर्य समाज का असर था। इस बीच में जब हम बात करते हैं भारत के परिदृश्य की, तो गुप्त सीक्रेट सोसाइटी जिनको हम कहते हैं, वो सीक्रेट सोसाइटी बंगाल में बड़ी संख्या में उनका नेटवर्क बन रहा था। अनुशीलन समिति जैसी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, इनका एक नेटवर्क था जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो इस तरह से हमें कारणों का एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। यहां पर उग्रवादी राष्ट्रवाद से भिन्न इस रूप में है, ये प्रेरणा तो उग्रवाद राष्ट्रवाद से ही लेते हैं, उग्रवादी राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं बाल पाल से लेते हैं, लेकिन इनके चिंतन में डेविएशन यहां आता है कि एक तो ये पूरी तरह से मार्क्सवाद की तरफ उन्मुख होने लगते हैं, और दूसरी बात ये वायलेंस की तरफ, पिस्तौल और बम की तरफ आ जाते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम इसके कार्य क्षेत्र को लेते हैं। ये जरा समझने का है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आना है, कार्य क्षेत्र। प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो अक्सर सारे यहीं से बनते हैं, मेंस के क्वेश्चंस इस थॉट प्रोसेस से बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। पहला कार्य क्षेत्र, हमारा कार्य क्षेत्र हो जाएगा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप, भारत या भारतीय उपमहाद्वीप। दूसरा कार्य क्षेत्र हमारा हो रहा है विदेशों में। इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेशों में। भारत में जब हम कार्य क्षेत्र को देखते हैं
तो मुख्य रूप से तीन हैं, मुख्य रूप से, ऐसा नहीं कि और जगहों पर नहीं है, मुख्य रूप से तीन हैं। पहला हम देख रहे हैं बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड यूपी। दिल्ली भी इसी में आ जाएगा। ये तीन कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भी हैं जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन हम यहां पर मोटे तौर पर इसको तीन एरियाज को ले रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि विदेशों में कहां कहां हुआ। इसको जरा हमें अब समझना जरूरी है और ठीक ढंग से समझना जरूरी है। सबसे पहले जो विदेशों में कार्यक्षेत्र जो दिखाई देता है वो अमेरिका और कनाडा। ये वो लोग हैं जो 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में वेस्ट पैसिफिक कोस्ट पर बस जाते हैं। वेस्ट पैसिफिक न कह करके मैं पश्चिमी क्षेत्र कहूं, कनाडा का वैंकूवर से लेकर के और सैन फ्रांसिस्को तक जो पश्चिमी तट है वहां पर बसते हैं, खेती का काम करते हैं। धीरे धीरे ये यूनाइट होने शुरू होते हैं और इनमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, गदर मूवमेंट जैसा आंदोलन यहां से आता है। दूसरा कार्यक्षेत्र इनका बनता है जिसको हमें समझना है, वो है यूरोप। इंडिया हाउसेस बनाए गए, अलग अलग शहरों में इंडिया हाउस बनाए गए। ये इंडिया हाउस उस इंडिया हाउस से डिफरेंट हैं जिनकी हम और जगह बात करते हैं प्रशासन के रूप में, कि गवर्नर जो प्रशासन होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस होता था उसको इंडिया हाउस कहा जाता था। लेकिन जिस इंडिया हाउस की हम बात यूरोप में कर रहे हैं, ये क्रांतिकारियों के केंद्र हुआ करते थे। ये बौद्धिक केंद्र थे या गतिविधियों के केंद्र थे, आप इसको दोनों रूपों में कह सकते हैं। इसके बाद एक ले लें मध्य एशिया और अफगानिस्तान। मध्य एशिया और अफगानिस्तान। और चौथा भाग हमारा है साउथ ईस्ट एशिया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण पूर्व एशिया। इसमें जाने माने क्रांतिकारी लोग रास बिहारी बोस, सत्यानंद पुरी, ये वो नाम हैं। इनकी चर्चा हम सेपरेटली, मैं जब आजाद हिंद फौज की बात करूंगा, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की इन्होंने स्थापना की। और यहां पर जो क्रांतिकारी आंदोलन था, ये इसका जो रुख है वो राजनीतिक रूप में भी डेवलप हुआ। और यही वो आंदोलन है जो बाद में सुभाष चंद्र बोस को दक्षिण पूर्व एशिया में आमंत्रित करता है। वहां पर आईएनए की औपचारिक स्थापना होती है, वहां पर अस्थायी सरकार की सिंगापुर में स्थापना होती है। इस चैप्टर को हम सेपरेटली टेकअप करेंगे। ये मध्य एशिया वाला भाग वो भाग है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान में, जैसे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना है, राजा महेंद्र प्रताप। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र अभी मैंने किया है। राजा महेंद्र प्रताप 1915 में पहले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने काबुल में सरकार की स्थापना की, अस्थायी सरकार की स्थापना की। उनके साथ बहुत से अन्य भारतीय भी थे और इन भारतीयों में साथ जैसे बरकतुल्ला थे, उनकी पूरी अपनी मिनिस्ट्री बनाई गई उनकी। ये जो राजा महेंद्र प्रताप हैं, मूल रूप से दरअसल ये एक यूपी में एक छोटी सी जगह है हाथरस, आजकल तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां उसके भीतर एक छोटी सी रियासत थी। उस रियासत के राजा थे, एडॉप्टेड चाइल्ड थे ये। और तो नाम क्या, इनका राजा आ गया। इसलिए बाद में ये आज़ादी के बाद एमपी भी रहे भारत में, और यानी कि संसद में या सांसद के रूप में रहे। तो इन्होंने भी एक आंदोलन चलाया, रेशमी रुमाल षड्यंत्र वगैरह इसी के थ्रू हुआ था सारा। यूरोप में आपको बता चुका हूं कि यूरोप में किस तरह से हम जो कहते हैं कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीकाजी कामा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ये कुछ लोग हैं जो की हैं यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए। जब हम अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं तो हरदयाल की बात करते हैं,
ये हरदयाल बेसिकली तो वो दिल्ली से थे, चांदनी चौक इलाके से थे। ये जो शीशगंज का गुरुद्वारा है उसके पास में इनका घर हुआ करता था। और धीरे धीरे ये पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के इंडियन कल्चर और चीज़ें पढ़ाने लगते हैं। तो इनका एक बौद्धिक सर्कल था और अपना आप में एक बौद्धिक व्यक्ति थे ये। तो इन्होंने जो चिंतन किया वो चिंतन गदर मूवमेंट के अंतर्गत हमारे सामने आता है। गदर की गूंज, ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा, भारतीय भाषाओं में निकाला जाए, उन्होंने गुरुमुखी में निकाला, उन्होंने गुजराती में निकाला, उन्होंने उर्दू में निकाला, गुरुमुखी यानी पंजाबी। और इसके अंतर्गत उनका उद्देश्य ये होता था कि भारतीय युवाओं, भारतीय सेना, खास करके क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, उस समय इन लोगों में एक राजनीतिक चेतना, एक क्रांतिकारी चेतना का विकास करके हम भारत में तख्ता पलट करेंगे। अफगानिस्तान में तो उन्होंने कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में बहुत बड़ा था और यहाँ करने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए था उस समय। तो ये इस तरह से हमें वन बाय वन हमें देखने को जो मिलता है उस बात की चर्चा करें। एक दो हम यहाँ पर प्रश्न पहले लेना चाहें तो प्रश्न भी ले सकते हैं। अब इन जो आंदोलनों को हम ले रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि हम महाराष्ट्र की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करेंगे, क्योंकि जो पहला परिप्रेक्ष्य है, पहला बिंदु है, वो फड़के से मिलता है। फड़के, फिर चापेकर बंधु, फिर चापेकर बंधु के बाद सावरकर बंधु, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिलक इस लाइन में नहीं है, लेकिन तिलक उग्र राष्ट्रवादी हैं। तो इनका चाहे मित्र मेला हो, सावरकर बंधु तीन भाई थे, मित्र मेला है, अभिनव भारत है, इन पर प्रश्न भी बनाएंगे अभी, और तिलक उग्र राष्ट्रवादी हैं। तो ये जो क्रांतिकारियों की लाइन है, इस क्रांतिकारियों की लाइन में हमें महाराष्ट्र का पूरा आंदोलन सिमटता हुआ दिखाई देता है। हम सब इतिहास में ये पढ़ते हुए पाते हैं कि तिलक के लिए वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट में लिखा है कि वो भारत में अशांति के जनक हैं, और अशांति के जनक हैं। उन्होंने चित्त पावन ब्राह्मणों के लिए अशांति का जनक कहा। उसका कारण ये है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया वैलेंटाइन शिरोल ने, तो उन्होंने देखा, देखिए ये जो चित्तपावन ब्राह्मणों की जो लाइन है, फड़के भी वही हैं, चापेकर भी वही हैं, सावरकर भी वही हैं, तिलक भी वही हैं, और इस पूरे सिस्टम को जो ट्रेसिंग होता था वो पेशवाओं से होता था। पेशवा भी ब्राह्मण्स थे। तो अंग्रेजों ने, खास करके वैलेंटाइन शिरोल ने, बाइफर्केशन करने के लिए, समाज में एक तरह से डिवाइड एंड रूल करने के लिए, विभाजन करने के लिए उन्होंने बोला ये ब्राह्मण कर रहे हैं और कोई नहीं है, ये आम जन का थोड़ी है। जबकि हम अच्छी तरह पाते हैं कि जब हम महाराष्ट्र के ही इन लोगों के कार्यक्षेत्र को देखते हैं तो तिलक हैं चाहे सावरकर हैं, इन दोनों की जो अदर कास्ट थी, यहां तक कि जो मार्जिनल कास्ट थी, उन मार्जिनल कास्ट में भी इनकी पकड़ थी। खूब उदाहरण हमें मिलते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं कि सावरकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम किया। तिलक का रूप तो रहा ही रहा, खास करके जब वो मांडले से लौट कर आए तो बदले हुए तिलक थे, उनकी सोच परिवर्तित थी। तो यहां ये कहना, ये उनकी जो नीति थी वो कैम्ब्रिज स्कूल वाली नीति है कि किसी तरह से इनको विभाजित करो। तो यहां पर मैंने आपको बताया मित्र मेला जैसे संगठन है 1899, और अभिनव भारत जैसे संगठन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही मोटे तौर पर बनते हैं। और एक यहाँ पर नासिक हत्याकांड वाला मुद्दा आता है कि किस तरह से नासिक के डीएम की हत्या कन्हेरे द्वारा की गई और उसमें सावरकर का इन्वॉल्वमेंट पाया गया और उन्हें
उम्र कैद की सजा हो गई। बाद में सावरकर को मुक्त कर दिया गया लंबे समय के बाद, वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो ये महाराष्ट्र का पूरा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। अब इसी क्रम में हम पंजाब और यूपी को देखते हैं। पंजाब और यूपी, मैंने आपको बताया लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा थे। ये 1917 से पहले ऑपरेट हो रहे हैं। ये किसान मूवमेंट में भी हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो उग्रवादी राष्ट्रवाद के रूप में है। एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ये। इसके बाद जब हम भगत सिंह जैसे लोगों को देखते हैं तो भारत नौजवान सभा, अब क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि इसके बाद 1917 के बाद चिंतन का प्रोसेस शुरू होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब इस नाम से ही शब्द को जरा देखिए, रिपब्लिकन, इसका मतलब रिपब्लिकन शब्द इनके दिमाग में बैठा हुआ है। ये 1924 की बात है। बाद में देखते हैं 1928 में आकर के HSRA, ये अपना आप में और भी बड़ा नाम आ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वो थॉट प्रोसेस है जो हमको बताता। देखिए क्या है कि बाकी सब फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स सब बुक्स में अवेलेबल हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे सब जगह है। इस प्रक्रिया को समझें। यहां पर पंजाब जो भारत नौजवान सभा है, ये एक तरह का पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, क्योंकि ये भगत सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने छात्र संघ की बात की थी। लाहौर में छात्र संघ को उन्होंने बनाया भी था। ये छात्रों में चेतना की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक चेतना की बात कर रहे हैं, ये रिपब्लिकन चेतना की बात कर रहे हैं, ये सोशलिस्ट और रिपब्लिकन चेतना की बात कर रहे हैं। हालांकि जब ये 1928 में बना फिरोज शाह कोटला मैदान में, तो उस समय चंद्रशेखर आजाद इसके हेड बनाए गए। चंद्रशेखर आजाद वैचारिक रूप से उतने परिपक्व नहीं थे, या यूं कहें कि राजनीतिक रूप से वैचारिक प्रभाव उन पर मार्क्स का उतना नहीं पड़ा था जितना भगत सिंह पर पड़ा था। लेकिन वो क्रांतिकारी के रूप में अपना आप में व्यापक रूप से परिपक्व थे। और इस पूरे मूवमेंट का जो एक मुखिया है वो स्वयं वही थे। तो जब हम काकोरी कांड की बात करते हैं, आप जानते हैं कि काकोरी कांड में 4 लोगों को तो फांसी की सजा दे दी गई, फिर लंबी लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद तो हाथ नहीं आते, लेकिन इस आंदोलन की कमर टूट गई। नाम था आजाद। आजाद पर काम बहुत कम हुआ है। जो अल्फ्रेड पार्क था, आजकल उसको आजाद पार्क कर दिया गया है इलाहाबाद में, जहां पर उनका पुलिस से सामना हुआ था और अंततः उन्होंने अंतिम गोली खुद को मार दी थी। तो सवाल यह है कि इन क्रांतिकारियों के पास जो दर्शन था, जो चिंतन था, जब भगत सिंह ने और उनके साथियों ने बम डाला असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में, तो खाली जगह पर डाला था, किसी के ऊपर नहीं, किसी को मारना नहीं था। गूंगे बहरों को सुना रहे हैं हम, ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिस तरह से आप इन बिलों को लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से आप समाजवादियों पर या आम लोगों पर आप जो ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये गलत है। इस बात का विरोध है। तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया है लगातार हमको दिखाई देती है। अब यही बात हम थोड़ा बंगाल के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि बाल लाल पाल की बात आती है, तो बंगाल में अनुशीलन समिति जैसे संगठन थे। संगठन क्या, ये गुप्त सोसाइटी हुआ करती थी। यहां भी जब हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, सुमित सरकार की बड़ी एक फेमस बुक है स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। उनका लेखन का तरीका मार्क्सिस्ट है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया वो अपने आप में विशिष्ट है। अब उसके अलावा जो बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग हैं जिन्होंने इसको विवेचित किया है, यहां पर हमको देखने को मिलता है कि
इसके बाद यहाँ घटनाएं होने लगी, चाहे हम अलीपुर की घटना की बात करें जिसमें अरविंदो घोष, कानूनगो, इन सबको, हेमचंद कानूनगो, इन सबको बनाया गया, पार्टी बनाया गया। बाद में अरविंदो घोष ने तो राजनीति छोड़ दी और वो आध्यात्म के क्षेत्र में वो चले गए पांडिचेरी में उन्होंने एक अलग आश्रम की स्थापना की और उनका अपना आप में व्यापक नाम है, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस रहा, उनका अपना राष्ट्रवाद का अपना आप में एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो ये वो क्रांतिकारी आंदोलन जिसने हमें कुछ दिया। अब इसके साथ साथ और जो घटनाक्रम होता है वो लगातार बहुत सी घटनाओं की चर्चा यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय सीमा है। 1917 के बाद हम आगे भी देखते हैं कि वैचारिक परिप्रेक्ष्य बदलता है। तो एक मास्टर दा का नाम आता है, सूर्य सेन, चटगांव आर्मरी रेड। इनके मूवमेंट की, इनके एजिटेशन की और इनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था, इसकी खास बात ये थी कि इसमें महिलाएं भी थी। ये पहली बार आया व्यापक रूप से। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह के साथ नहीं है, दुर्गा भाभी का उल्लेख क्या आता है, बड़ा जाना पहचाना नाम है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं था, लेकिन यहाँ पर व्यापक रूप से वो नई लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही थी, किस तरह से उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके इस मूवमेंट में आ गए वो लोग। और इसका जो अंतिम चरण हमें दिखाई देता है 1940 में, जब उधम सिंह द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गई। दरअसल 1932 के उपरांत ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि जो कांग्रेस है, खास करके महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी अपने आप में इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे। इस आंदोलन का, इस क्रांतिकारी आंदोलन का वो समर्थन नहीं करते थे, बल्कि वो इस बात पे थे कि हम सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा आंदोलन चलाएंगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसलिए उन्होंने भगत सिंह को कभी सपोर्ट नहीं किया। इस बात को लेकर आज भी एकेडमिक विवाद और हर तरह का विवाद रहता है कि महात्मा गांधी भगत सिंह और उनके साथियों को बचा नहीं पाए। क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया? आज तो दस्तावेज हमारे पास मौजूद है कि उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आपको लगता है कि जिस आदमी से हम उम्मीद कर रहे हैं लॉर्ड इरविन है, वो कभी भी नहीं मानेगा? और क्या वो ऐसी हैसियत गांधी जी की समझता है कि वो गांधी जी की बात को मान लेगा? इसलिए यहां पर यह बिंदु आता है कि 1932 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन भारत में हमको बहुत धूमिल होता हुआ दिखाई देता है। एक घटना केवल उधम सिंह की 1940 में आती है। तो अब जरा एक दो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। हाँ, लाहौर षड्यंत्र मामले में 1928 का मामला है। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय, जो कि इन सब के गुरु थे, भगत सिंह आदि के, तो उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी। सैंडर्स एसपी थे, एसपी तो नहीं, एडिशनल एसपी थे वो, और उनको गोली मारी है। तो प्रश्न यहां पर यह है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के रूप में हुई, किस किस को फांसी दी गई? 5 नाम इसमें दिए हुए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इस केस में जो आंसर है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है। अब आप नंबर देख सकते हैं 3, 4, 5 कहां दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इनको काकोरी में फांसी हुई थी, यानी पहले हो चुकी है। इसलिए ये आंसर अपने आप में करेक्ट है। आजकल क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है और एक बेहतरीन प्रश्न है। इसके अलावा एक प्रश्न थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जरा हमको ध्यान से समझना है कि संगठन दिए हुए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची में आपके पास
क्रांतिकारी संगठन है, और दूसरी सूची में आपके पास उसके संस्थापक हैं या लीडरशिप है। तो ये 4 संगठन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है अभिनव भारत, दूसरा है मित्र मेला, अभी मैं चर्चा कर चुका हूं दोनों संगठन की। मित्र मेला 1899 का है, अभिनव भारत 1904 का है, और दोनों ही सावरकर बंधुओं से संबंधित हैं। तो यहां फर्क यह है कि हमको देखना कैसे प्रश्न को, यह विवादित प्रश्न में भी जा सकता है। अभिनव मित्र मेला क्योंकि पहले बना है तो इसमें आंसर बीडी सावरकर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि जीडी उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन लीडरशिप मेन उनके हाथ में थी। जब हम अभिनव भारत यानी 1904 की बात करते हैं, तो जीडी सावरकर उनके साथ शामिल थे, और उसके बाद वीडी सावरकर इंग्लैंड यूरोप चले गए। तो अभिनव भारत के साथ जुड़ेगा कौन यहां पे? जीडी सावरकर। अगर विकल्प में जीडी नहीं है तो बीडी फिर भी चलेगा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, अभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मैंने आपको बताया था कि इस केस में यहां पर एस एन सान्याल आएगा। देखिए 1 बाय 1 देख लें। यहां पर अभिनव भारत के साथ आ रहा है जीडी सावरकर, यानी ये दो जगह 2-2 है। बी का 1 सावरकर, सी का 4 एस एन सेन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी चर्चा मैंने की थी, 3rd एस एन सान्याल। तो ये 4 जो अपने आप में ये प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये 4 प्रश्नों को भी रूप देता है ये। और यहां पर थोड़ा सा ये समझने का बिंदु है कि कैसे इसमें आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन इसमें है? हाँ, एक क्वेश्चन ये घटनाओं पर है। इस घटनाओं वाले क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। इस घटनाओं वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ घटना है और यहाँ उनकी लीडरशिप है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूं, चटगांव शस्त्रागार का मामला किससे संबंधित है? सूर्यसेन से संबंधित है। अभी मैंने बताया था मास्टरदा। काकोरी षड्यंत्र, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, रामप्रसाद बिस्मिल 4 नंबर पर है। फिर लाहौर षड्यंत्र, इस केस में क्या होना है? एक मिनट, गदर पार्टी इस केस में चला जाएगा लाला हरदयाल के पास। तो एक चीज बची खाली, जतिन दास। तो आप देख सकते हैं ए का हमारे पास सबसे पहले चटगांव का है क्या? सूर्यसेन। ए का 3, तो ये 2 जगह 3 आ रहा है। बी काकोरी षड्यंत्र, तो यहां भी देखिए 4-4 है। यूपीएससी के क्वेश्चंस पे ऐसे आता है। सी लाहौर षड्यंत्र में यहां पर 1 है, यहां 2 है। देखिए 1 में लाला हरदयाल है, लाहौर षड्यंत्र में लाला हरदयाल नहीं थे। तो ये सी आंसर इज मोर करेक्ट। इस तरह से हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। तो हमने प्री और मेंस दोनों तरह के क्वेश्चंस पे बात की, क्योंकि वैचारिक प्रश्नों को भी लिया है और फैक्चुअल पे क्वेश्चंस को भी लिया है। और इस संदर्भ में आज इतनी बात करते हैं। आप लोग अपने प्रश्नों को, अपनी राय को दे सकते हैं और उस पर हम फर्दर विचार करेंगे। फर्दर उसका मैं जवाब भी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।